हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल GG SSS पुर में मैं योगेश दादीज आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पुर से जुड़ी हुई शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों के बारे में जानें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल GG SSS पुर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको समय समय पर रिमाइंडर मिलते रहेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th ज्योग्राफी का दूसरा लेसन जो है जनजातियाँ। हमने जब मानव भूगोल के बारे में पढ़ा उस समय हमने जाना कि मानव भूगोल में जनजातियों का भी अध्ययन किया जाता है। जातियों के बारे में हम सभी परिचित हैं, लेकिन जनजातियों की अपनी विशिष्टताएं होती है, अपनी विशेषताएं होती है, जिनके कारण उनको अलग पहचान मिलती है। पृथ्वी पर मनुष्य को रहते हुए लाखों वर्ष बीत चुके हैं, एक लंबा समय बीत चुका है। कितने सारे परिवर्तनों से होकर ये पृथ्वी गुजरी है। आदिकाल में मनुष्य ने पशुवत जीवन यापन करते हुए जीवन प्रारंभ किया और आज हम एक समृद्ध स्थिति में पहुंच चुके हैं। मानव ने इस दौरान जो परिवर्तन किया वो दो तरह से है। एक तो तकनीकी का विकास, दूसरा है प्रकृति के साथ समायोजन। तकनीकी का विकास करने में हम आज भी लगे हुए हैं और प्रकृति के साथ समायोजन की जो प्रक्रिया है वो बहुत पहले से चली आ रही है। जो जातियाँ आज भी प्रकृति से जुड़ी हुई है और प्रकृति के साथ पूर्णतः समायोजन कर जीवन निर्वाह कर रही है, उनको जनजातियाँ कहते हैं। जनजातियाँ विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती हैं, चाहे वो सुदूर ध्रुवीय प्रदेश हो, चाहे सहारा का मरुस्थल हो, हर जगह पर जनजातियाँ पाई जाती हैं। इन जनजातियों की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है, इनकी अपनी अलग पहचान होती है, इनका अलग पहनावा होता है, इनकी अलग भाषा होती है, इनके रहने का तरीका, इनके मकान का तरीका, हर एक जो होता है वो सामान्य जातियों से भिन्न होता है, विशिष्ट होता है। इन जनजातियों के जीवन यापन का जो मुख्य आधार है वो है खाद्य का संग्रहण, आखेट। शिकार करते हैं और उस शिकार से जो प्राप्त होता है उसका वो संग्रह करते हैं। घुमक्कड़ घूमते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोजगार की तलाश में जाते हैं, जीवन निर्वाह के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। और पशुचारण और आदिम ढंग की कृषि इनकी अन्य विशेषताएं मानी जाती हैं। ये जो जनजातियां होती है ये विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियों में मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंधों की सूचक होती है, परिचायक होती है। मनुष्य और प्रकृति के बीच में क्या संबंध है ये हम जनजातियों के अध्ययन से समझ सकते हैं, क्योंकि इनका सीधा संबंध प्रकृति से होता है। जनजातियाँ कोई जैविक समूह नहीं है। जनजातियाँ जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक समूह है, जिनकी अपनी अलग विशिष्टताएं होती है। जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियां अगर हम देखें तो ध्रुवीय और ठंडे प्रदेशों में जो जनजातियां पाई जाती है उनमें एस्किमो, सेमोयड्स, याकूत जनजातियां प्रमुख हैं। विषुवतरेखीय सघन वनों में जो जनजातियां पाई जाती है उनमें पिग्मी, सेमांग और सकाई जनजाति प्रमुख है।
उष्ण और शुष्क कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहाँ पर मसाई और बद्दू जनजाति पाई जाती है। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों में किर्गिज नामक जनजाति निवास करती है। दुर्गम पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में, जैसा कि अपने भारत में राजस्थान में भी पाई जाती है, भील, गोंड, संथाल, मीणा, नागा और कुछ अन्य जनजातियां भी पाई जाती हैं। इस अध्याय में हम कुछ अभी तक जो हमने जिन जनजातियों के बारे में सुना अभी, उनमें से कुछ जनजातियां हैं जिनका हम अध्ययन इस पाठ में करेंगे, जिनमें है विश्व की एस्किमो, बुशमैन और भारत की भील और गोंड जनजातियों के जीवन यापन, उनका जीवन दर्शन, उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज, उनकी सामाजिक परंपराएं, उनकी मान्यताएं, इन सब के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। ये पहली जो जनजाति है वो है एस्किमो। चित्र में आप देख सकते हैं कि एस्किमो जनजाति की एक महिला किस प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए हैं। उसने अपने हाथ में कोई एक औजार भी ले रखा है। तो आइए पढ़ते हैं एस्किमो जनजाति के बारे में। ये जो जनजाति है ये आर्कटिक प्रदेश में पाई जाती है और आज भी पाई जाती है और आज भी पुराने रूप में ही ये विद्यमान है और पुराने रीति रिवाज परंपराओं के साथ ही ये जीवन यापन कर रहे हैं। शिकार करना, जिसे आखेट कहते हैं, मछली पकड़ना एस्किमो की आजीविका का मुख्य आधार है। और एस्किमो का अगर अपन शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। जैसा कि अर्थ से स्पष्ट हो रहा है कि एस्किमो जनजाति के जो लोग होते हैं वो कच्चा माल खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। इनकी बहुत सारी और विशेषताएं होती है और बर्फीले प्रदेशों में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। अभी हमने चित्र देखा था एक महिला का, तो उसने इस प्रकार के वस्त्र पहन रखे थे जो सामान्य रूप से ठंड के दिनों में पहने जाते हैं। एस्किमो जनजाति का अगर संबंध देखा जाए तो वो मंगोल प्रजाति से माना जाता है। इनका चेहरा सपाट और चौड़ा होता है, त्वचा का रंग पीलापन लिए होता है और थोड़ा सा भूरा होता है। बाल भद्दे और काले होते हैं। क्योंकि ये पुराने रीति रिवाज परंपराओं से रहते हैं तो आज की तरह जो आधुनिक सभ्यता में जो सैलून वगैरह इस प्रकार के तो इनके होते नहीं हैं, तो इनके फिर बाल बढ़ते रहते हैं, तो वो भद्दे ही होते हैं। इसके अलावा इनका कद जो होता है वो मीडियम होता है, मझला होता है और नाक चपटी होती है, आँखें गहरी होती है, कत्थई होती है और तिरछी होती है। इनका जबड़ा भारी होता है, मुंह चौड़ा होता है, दांत सफ़ेद और मजबूत होते हैं। दांत सफ़ेद और मजबूत इसलिए होते हैं क्योंकि इनको कच्चा मांस खाना होता है, तो प्रकृति के साथ इन्होंने समायोजन कर लिया। इनके दांत मजबूत होते हैं जो कच्चे मांस को चबाने में इनका साथ देते हैं। शरीर से ये हृष्टपुष्ट होते हैं और पुट्ठे मांसल होते हैं। ये घोर संकट काल में भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं और परिस्थितियों का मुकाबला करते हैं। कि जैसा कि हम जानते हैं जिन प्रदेशों में ये रहते हैं वहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है, तो प्रकृति को इनको फेस करना पड़ता है, तो ये पूरी बहादुरी के साथ उसको फेस करते हैं। ये स्वभाव से सरल और हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं। तो हमने एस्किमो की बनावट और उनके बारे में पढ़ा, तो आपके मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई होगी कि यार काश हम भी किसी एस्किमो से मिल पाते। तो अगर आप आर्कटिक प्रदेश में जाएंगे तो आपको अभी भी वहाँ पर एस्किमो मिल जाएंगे। इनके निवास क्षेत्र की बात करें तो एस्किमो जनजाति शुरू से ही आर्कटिक और टुंड्रा प्रदेशों तक ही सीमित है। इसके अलावा अलास्का से लेकर बेरिंग जल डमरू मध्य तक इनका विस्तार है और ये अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरिया क्षेत्रों में रहते हैं। हम निम्न तापमान, बर्फीली आंधियों और कम रोशनी युक्त और कठोर जलवायु में लगभग 10 लाख एस्किमो विगत 10,000 वर्षों से रह रहे हैं। इस प्रदेश में जाड़े की ऋतु बहुत लंबी एवं ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है। वार्षिक औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। हम समझ सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान में क्या स्थिति हो। ये चित्र में आप देख सकते हैं
कि एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। उत्तरी ध्रुव महासागर, उसमें अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के ऊपर ये एस्किमो निवास क्षेत्र, जैसा कि हम देख सकते हैं, ये इस जगह पर एस्किमो का निवास क्षेत्र है। प्रशांत महासागर और अंध महासागर से घिरा हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके ऊपर कनाडा, उसके ऊपर एस्किमो का निवास क्षेत्र हम देख पा रहे हैं। हमने एस्किमो का निवास क्षेत्र देखा। अब हम अगर बात करें उनका जीवन यापन कैसे होता है, जीवन निर्वाह कैसे होता है, उसके लिए उन्हें करना होता है आर्थिक क्रियाकलाप। कौन कौन से आर्थिक क्रियाकलाप वो करते हैं, हमने पढ़ा था कि आखेट करते हैं, संग्रहण करते हैं, और जैसे वन से जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं उनको कलेक्ट करके रखते हैं, संग्रह करके रखते हैं। तो पहला जो आता है वो होता है आखेट। शिकार करना एस्किमो के जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि शिकार करना या आखेट एस्किमो के जीवन यापन का एकमात्र साधन है। ये शीतकाल और ग्रीष्मकाल में विभिन्न विधियों से शिकार करते हैं। सर्दी के दिनों में और गर्मी के दिनों में इनका शिकार करने का तरीका और औजार अलग अलग होते हैं। आइए जानते हैं कि वो शीतकालीन आखेट कैसे करते हैं, ग्रीष्मकालीन आखेट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शीतकालीन आखेट। इस ऋतु में एस्किमो जो है वो समुद्र के किनारे मछलियों का शिकार करते हैं। जब मछली बर्फ़ में बने छिद्रों में श्वास लेने आती है तब एस्किमो द्वारा रखी हड्डी की छड़ हिल जाती है। एस्किमो अपने हथियार हार्पून से, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, हार्पून से सील मछली का शिकार करते हैं। किस मछली का शिकार करते हैं? सील मछली का शिकार करते हैं और उसे माउपाक कहते हैं। माउपाक जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रतीक्षा करना। माउपाक का मीनिंग होता है प्रतीक्षा करना, यानी वो मछली के लिए व्यवस्था तैयार रखते हैं। मछली श्वास लेने के लिए छिद्र में आती है और उनके पास जो हथियार होता है हार्पून, उससे वो मछली का शिकार कर लेते हैं। शिकार की दूसरी विधि जो है उसे कहते हैं इतुर पाक। पुनः रिपीट कर रहा हूँ, शिकार की दूसरी विधि इतुर पाक। इसके अंतर्गत शिकारियों द्वारा 2 छिद्र बनाए जाते हैं। पहले जो विधि हमने पढ़ी उसमें बर्फ़ में 1 छिद्र बनाया जाता है, इसमें 2 छिद्र बनाए जाते हैं। एक छिद्र में एक व्यक्ति सील को चारा डालकर बुलाता है तथा दूसरे छिद्र में दूसरा व्यक्ति संकेत मिलते ही हार्पून से उसका काम तमाम कर देता है। सील मछली न केवल भोजन प्रदान करती है वरन जलाने के लिए ईंधन भी देती है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि सील मछली उनके भोजन के तो काम में आती है, वो जलाने के काम भी आती है। उसके अंदर जो ऑयल होता है उससे वो जलती है, तो इससे उनके ईंधन की पूर्ति भी होती है। और चूँकि ठंडा प्रदेश है तो वहाँ ईंधन की आवश्यकता भी पड़ती है। सील की चर्बी अन्य जीवों की चर्बी की तुलना में तुरंत और अधिक देर तक जलती है, ताप भी अधिक देती है। बसंतकालीन आखेट मार्च में सील मछलियाँ श्वास लेने के लिए बाहर धूप सेकने आती हैं। अपन भी बैठते हैं सर्दियों में धूप में बाहर बैठते हैं और अपना भी ऐसे कुछ शिकार कर ले, तो ऐसे ही सील मछलियाँ सर्दियों में धूप सेकने के लिए बाहर आती है और उनका शिकार किया जाता है। बसंतकालीन आखेट को कहते हैं उतोक। क्या कहते हैं? बसंतकालीन आखेट को कहते हैं उतोक। ये शिकारी कुत्तों की मदद से सील मछलियों का शिकार करते हैं। इस ऋतु में चमड़े से बनी नाव को परिवहन के लिए काम में लेते हैं, जिसे कयाक कहते हैं। शीत ऋतु में चमड़े की बनी एक नाव काम में ली जाती है, जिसे कयाक कहते हैं। ग्रीष्मकाल में एस्किमो लोग कैरिबो यानी 12 सिंगा का धनुष बाण से शिकार करते हैं। खरगोश, बतख, चिड़ियों का शिकार हल्के भाले से फेंक कर करते हैं। एंडियर संपत्ति व सामाजिक स्तर का मापदंड भी है। रेंडियर जो है वो संपत्ति और सामाजिक स्तर का सूचक है। एस्किमो लोगों के जीवन में सील मछली का अत्यधिक महत्व है। रिपीट कर रहा हूँ, एस्किमो लोगों के जीवन में सील मछली का बहुत अधिक महत्व है। उससे वो भोजन प्राप्त करते हैं, उससे वो ईंधन प्राप्त करते हैं।
सील से खाने के लिए मांस, कपड़े बनाने के लिए खाल, तंबू बनाने के लिए खाल, ईंधन के लिए चर्बी, स्लेज गाड़ी बनाने के लिए हड्डियाँ तथा धागे के रूप में तौत प्राप्त होती है। भोजन की बात करें तो कच्चा मांस इनका प्रमुख भोजन है और भोजन का स्रोत सील, व्हेल और सी लॉयन है। छोटी मछलियों और स्थलीय जीव जंतुओं से भी ये कभी कभार भोजन कर लेते हैं। वस्त्रों की बात करें तो एस्किमो के वस्त्र मुख्यतः कैरिबो की खाल से बने होते हैं। यह सील मछली की खाल की अपेक्षा अधिक गर्म और हल्के होते हैं। ध्रुवीय भालू के समूह से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र बनाने का कार्य स्त्रियां करती हैं, वहाँ पर टेलर नहीं होते हैं, स्त्रियां ही वस्त्र बनाने का कार्य करती है। स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र एक समान ही होते हैं। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि पुरुष और महिला, आप कल्पना करें कि अगर अपने यहाँ भी पुरुष और महिला एक ही प्रकार के वस्त्र पहन रहे होते, जैसे सभी पुरुष और महिलाएं अगर साड़ी पहन रही होती या सभी पुरुष और महिलाएं अगर पैंट शर्ट पहन रही होती, उस तरह का दृश्य एस्किमो जनजाति में देखने को मिलता है। आइए देखते हैं किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र समान होते हैं, जिसमें एस्किमो जर्सीनुमा बाहदार वस्त्र जिसे तिमियाक कहते हैं, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तिमियाक जो उनका वस्त्र होता है, बाहाँ जिसमें होती है। तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को अनोहाक कहते हैं। सील की खाल से बने जूतों को कार्मिक या मुकलुक्स कहते हैं। निवास गृह, इनके मकान बर्फ, पत्थर, हड्डियों तथा खालों से बने होते हैं। शीतकाल में बर्फ के मकान को इग्लू कहते हैं। बर्फ का ही मकान बनाते हैं और उसे इग्लू कहते हैं, जो 5-6 फीट भूमिगत और 2-3 फीट ऊपर उठे लकड़ी और व्हेल की हड्डियों के ढांचे से बने मकान को कर्मक कहते हैं। इसका प्रवेश द्वार एक भूमिगत सुरंग से जुड़ा होता है। ग्रीष्मकाल में शिकार के दौरान ये लोग अस्थायी तंबू में रहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये इग्लू एस्किमो का बर्फ़ का घर है और जब ये अस्थायी निवास पे रहते हैं, ये हम चित्र में देख पा रहे हैं, ये एस्किमो जनजाति का अस्थायी आवास है जिसमें ये टेम्परेरी रहते हैं और ये ग्रीष्मकाल में अस्थायी रूप से बनाया जाता है। हम एस्किमो के यंत्रों के बारे में और उपकरणों के बारे में बात करते हैं। कयाक चमड़े से बनी एक प्रकार की नाव होती है जो 5 मीटर लंबी होती है और 1.5 मीटर चौड़ी होती है। उमियाक, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं प्रश्न, इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से सुनें। कयाक हमने सुना कि चमड़े से बनी नाव होती है जो 5 मीटर लंबी होती है और 1.5 मीटर चौड़ी होती है। उमियाक बड़ी नाव जो व्हेल मछली के शिकार के दौरान काम आती है। व्हेल मछली अपने आप में बड़ी होती है, इसलिए उसका शिकार करने के लिए नाव भी बड़ी काम में ली जाती है। हार्पून सील मछलियों के शिकार के लिए प्रयुक्त लगभग 1 से 1.5 मीटर लंबा भालानुमा हथियार होता है। उससे एक रस्सी बंधी होती है और उससे शिकार किया जाता है सील मछलियों का। स्लेज बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी होती है जिसे कुत्ते खींचते हैं और उन कुत्तों को रेनडियर कहा जाता है। और हमने पढ़ा कि रेनडियर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का परिचायक होता है। स्लेज गाड़ी जो होती है वो वालरस की हड्डियों से बनी होती हैं। समाज और संस्कृति की हम बात करें तो ये लोग बहुत ज़्यादा बड़े बड़े समूह में नहीं रहते हैं, छोटे छोटे समूह में निवास करते हैं, क्योंकि बर्फीले प्रदेश में घर बनाना वैसे ही मुश्किल काम होता है और जीवन यापन करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए ये छोटे छोटे समूह में निवास करते हैं। इनका जीवन घुमक्कड़ है, एक जगह पर स्टे नहीं करते हैं, घूमते रहते हैं, आदिम ढंग से जीवन यापन करते हैं। पितृवंशीय समाज है, इसमें बहु पत्नी प्रथा प्रचलित है। ग्रीष्मकाल में कई उत्सव समारोह मनाए जाते हैं। एस्किमो लोग जादू टोनों में भी विश्वास करते हैं। ये एस्किमो एल्यूट भाषा बोलते हैं, जैसे आप और हम हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजस्थानी बोलते हैं, उसी तरह से एस्किमो जनजाति जो भाषा बोलते हैं उसे एल्यूट कहते हैं। शीत ऋतु में भोजन की कमी होने पर बूढ़े और कमज़ोर व्यक्ति जो होते हैं वो आत्महत्या
कर लेते हैं। ये बहुत एक दुखद बात है, क्योंकि मैंने कहा अभी कि वहाँ पर भोजन की बहुत बड़ी समस्या होती है, जीवन यापन की बहुत बड़ी समस्या होती है। तो ऐसी स्थिति में जो बुजुर्ग लोग होते हैं या जो अशक्त होते हैं, जो कहीं जा नहीं सकते हैं, तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। वातावरण के साथ समायोजन की बात करें तो एस्किमो जनजाति का वातावरण के साथ समायोजन जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एस्किमो हिम का ही प्रयोग करके हिम निवास यानी इग्लू बनाते हैं, बर्फ़ का मकान बनाते हैं जिसे इग्लू कहते हैं। स्लेज गाड़ी बनाने के लिए वालरस की हड्डियों को काम में लेते हैं। हिम जंजाओं और हिम पर सूर्य की किरणों के पड़ने से होने वाली चमक से आँखों को बचाने के लिए आँख कवच का उपयोग करते हैं। आधुनिक संस्कृति से संपर्क। अब समय बदल रहा है, तो एस्किमो जनजाति के लोग आधुनिक जातियों से संपर्क में आ रहे हैं। एकाकी ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली इस जनजाति का 1960 के बाद यूरोपियन और अमेरिकी लोगों से संपर्क बढ़ा है। अब ये लोग आग्नेय अस्त्रों, बंदूक आदि का प्रयोग करने लगे हैं। कयाक के स्थान पर मोटर चालित नाव, स्लेज के स्थान पर स्नो स्कूटर का प्रयोग बढ़ा है। पारंपरिक वातावरण का रूपांतरण तीव्र गति से होने लगा है। फर, समूर आदि के व्यापार से मुद्रा मिलने से उनके पहनावे और रहन सहन की विधियों में बदलाव आया है। अमेरिकी सरकार द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ने एवं भरण पोषण सरल होने से एस्किमो लोगों की जनसंख्या कनाडा एवं अलास्का में लगातार बढ़ रही है। उनकी संख्या वृद्धि से टुंड्रा के तटीय क्षेत्रों के पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ जो भी प्राप्त करते हैं वो प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं। संभव है कि 21वीं शताब्दी में एस्किमो का जनजातीय परिवेश मात्र ऐतिहासिक रह जाए, क्योंकि जब जनजातियाँ आधुनिक हो जाएगी तो उनका जो मूल स्वभाव है, मूल जो उनकी रीति रिवाज, परंपराएं, उनकी व्यवस्थाएं हैं, वो सब बदल जाएगी। तो आज हमने विश्व की जनजातियों के अंतर्गत पढ़ा एस्किमो जनजाति के बारे में। कल हम बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। GG+S पुर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। इस पर आपको मिलेगा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पुर से जुड़ी हुई शैक्षिक एवं सह शैक्षिक गतिविधियों की पूरी जानकारी। तो मैं योगेश दादीच इस विश्वास के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे से आगे फॉरवर्ड करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अपने विद्यालय की ये सूचनाएं पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।